जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना जो सीसैट सीरीज है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है वो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज वाला लेक्चर जो है 4th लेक्चर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना आवश्यक है। और ये सीरीज का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि भाई जो भी सीसैट को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखे हैं वो भी जो है अभी सतर्क हो जाएं और साथ साथ सीसैट की प्रैक्टिस जो है साथ साथ करते रहें और कवर करते रहें। ठीक है, ताकि आपका सीसैट की वजह से कोई इशू ना आए। ठीक, तो अगर आपको ये सीरीज जो है पसंद आ रहा है, आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसको आप लाइक कर सकते हैं जो भी लेक्चर्स यहाँ पर से जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 4th लेक्चर है कवर करेंगे। और अगर आपने कल वाला लेक्चर कवर किया होगा तो उसमें मैंने जो घात करनी मतलब जो स्क्वायर्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, रूट होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा किया था और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो एक टॉपिक से जो है मैं 30-35 क्वेश्चन जो है 25-30-35 क्वेश्चन जो है डिस्कस कराता हूँ। तो वो मैंने बताया था कि भाई अगर आप ये फॉलो करेंगे सीरीज, तो आप सीरीज के फॉलो करने के थ्रू ही जो है कम से कम 500-600 क्वेश्चन जो है इस क्लास के माध्यम से जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो है कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो कल वाला लेक्चर हुआ था उस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और आज वाले लेक्चर में हम लोग PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूपीएससी और पीसीएस दोनों, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 संख्या के प्रकार से ऑप्शन में दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, अगर आप ये वाला देखे होंगे तो मैंने कल डिस्कस किया था, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई 4 संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है भाई कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है या अवरोही क्रम में लिखी है या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नॉर्मली संख्या पूछे तो वो तो आसान है, लेकिन जब ये -6 आ जाता है या कुछ ऐसे रूट के ऐसे कुछ दे देता है, रूट में मान लीजिए 12 है, यहाँ 6 दे दिया, अगला संख्या दे दिया 18, यहाँ पे 4 दे दिया, तो फिर इसका आसान नहीं होता है कि भाई आप डायरेक्टली देख के बता दें आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको अरेंज किस प्रकार से करना है, कि इन 4 अगर संख्याएं दी हुई हैं तो उनको अरेंज किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब जैसे ये है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल वाले दिन कि भाई कोई भी a⁻m है। ठीक है, a⁻m है तो इसको हम लोग 1/a⁻m लिख सकते हैं, 1/a⁻m लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली a/b⁻m है, यही वाला फॉर्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, इसको हम लोग b/a⁻m लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2⁻6 है, 1/2⁻6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोलता है a⁻m। a की वैल्यू क्या है 1/2, a की वैल्यू क्या है 1/2, क्या हो जाएगा 1/a⁻m। तो 1/a, तो 1/a अगर हम लोग फिर से मैं बताता हूं 1/2⁻6 अपने को बताना है। ठीक है, अगर a जो है वो 1/2 है, a क्या है 1/2 है, a क्या है 1/2 है, तो 1/a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/a 2 हो जाएगा। तो क्या बोलता है a⁻m जो है इसको हम लोग 1/a⁻m लिख सकते हैं। तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -m मतलब जो भी पावर है, जो कि -6 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा a⁻m, बेसिकली m मतलब 6। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे 1/3⁻4 है, 1/3⁻4 है, एक प्रकार से क्या है a⁻m है ना, a⁻m, जहाँ a जो है वो 1/3 है और m जो है वो 4 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3⁴। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो वही हमने किया, क्योंकि माइनस को लेके जो है काफी लोगों को जो है कंफ्यूजन हो सकता है या डर सकते हैं कि भाई ये माइनस है, यहाँ पे कैसे हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखें। तो उसके लिए मैं आपको बताया कि पहले उसको जितने भी पावर्स नेगेटिव में है उनको पॉजिटिव में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने वही किया, जो भी पावर्स नेगेटिव में है उनको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। 1/2⁻6 को मैंने 2⁻6 लिख लिया। सिमिलरली मैंने बाकियों को भी जो है 1/4⁻3 को इसमें कन्वर्ट कर लिया, 1/3⁻4 था, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा 3⁻⁴
पावर जो पावर नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा, उसी फॉर्मूले के थ्रू। और सिमिलरली ये, ठीक है। तो एक बार आपने सबको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, फिर तो कुछ है ही नहीं, जो भी वैल्यू है आप देखिए 2 पावर 6 है, 64 इसकी वैल्यू होगी, 4 पावर क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है। तो सबकी वैल्यू जो है आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन में शायद सबसे बड़ी पूछा था तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हो जाएगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 1/3⁻⁴, ठीक। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, आप देखिए कौन से साल यूपीएससी में पूछा गया था, 2020 में। तो समझ सकते हैं भाई यूपीएससी जो है इस तरह क्वेश्चन पूछती है, और हो सकता है कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो पीसीएस वाले डायरेक्टली आपसे पूछ दें या उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। नेक्स्ट इज एन के किस मान के लिए जो है संख्या 10⁻n+1 में अंकों का योग 2 है, ठीक है। तो भाई ये पूछ रहा है, एक संख्या है कि n के संख्या क्या दिया हुआ है 10⁻n+1, तो 10⁻n+1 जो है ये संख्या दी हुई है। पूछ रहा है n के किस मान के लिए संख्या जो है इसके अंकों का योग 2 है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, केवल n = 0 के लिए, मतलब इसका यह कहना है पहले ऑप्शन का कि सिर्फ और सिर्फ n = 0 के लिए ही जो है इससे जो अंक बनेंगे उसका योग 2 होगा, ठीक है, ठीक है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। तो किसी पूर्ण संख्या n के लिए जो है, किसी पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूर्ण संख्या होती है। केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर, तब इंटीजर में जैसे -1 -2 -3 -4 0 और फिर 1 2 3 4, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो इंटीजर में आ जाती है पूर्णांक में। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, तो धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हुआ, 0 और -1 -2 -3 ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 जो है ये इंक्लूड होगा। तो जो धनात्मक पूर्णांक है इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, और किसी पूर्ण संख्या का क्या मतलब हो गया, 0 1 2 3 4। तो ये सभी जो है अलग अलग ऑप्शन हैं, और पहला वाला सिर्फ 0 बोल रहा है कि सिर्फ 0 के लिए जो है इनके अंकों का योग। फिर दूसरा वाला किसी वास्तविक, तो वास्तविक में जो है सारी संख्या आ जाती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, मतलब चाहे 1/2 हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे 1/√2 हो, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक प्रकार से क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्या हो जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी, मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही है, समझ रहे ना, कोई एक ऑप्शन ही सही है। तो अपने को बताना है कि भाई किस n की वैल्यू के लिए जो है इनमें से जो भी संख्या प्राप्त होगी, मतलब जो भी संख्या प्राप्त होगी, किस n की वैल्यू के लिए जो है उसके अंकों का योग जो है वो 2 होगा। तो क्वेश्चन आसान सा है, बस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब जरा इसको समझिए कि भाई n, इसे संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 10⁻n+1। ध्यान से देखिए, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो संख्या जो है वो 10⁻n+1 ये संख्या है, ठीक। पहला ऑप्शन था कि सिर्फ n की वैल्यू 0 के लिए, तो n की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, 10 हम लोग 0 रख देते हैं। अगर हम लोग ये इसमें अगर 10⁻n मतलब 10 हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ 0 रख देते हैं +1, तो किसी भी संख्या का पावर में 0 चला जाए क्या होता है, उसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 1 2, तो संख्या जो है वो 2 प्राप्त हो रही है। तो बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग 2 हो, तो यहाँ अंक तो एक ही है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 2 है, तो 2 में तो एक ही अंक है, और उसका एक प्रकार से जो योग कहिए चाहे जो भी कहिए वो 2 ही तो है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ठीक है कि भाई 0 रखने पर इसकी संख्या जो प्राप्त हो रही है वो एक प्रकार से 2 है, या अंकों का योग 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, n = 0 है। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बोला है केवल n = 0 के लिए, मतलब n = 0 के अलावा कोई और ऐसा n रखने पर जो है वो 2 नहीं प्राप्त होगा। अब वो भी हम लोग चेक करते हैं, अगर किसी और पे प्राप्त होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या केवल लिख दिया है। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि n = 0 के लिए तो हो सकता है ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। अब किसी पूर्ण संख्या मतलब सारे पूर्ण संख्या जो है शुरुआत में चेक करेंगे अगर उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या आ जाती है आपके 0 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। n = 0 पे मैंने चेक करके बताया है, n = 1 पे चेक करते हैं तो 10⁻n+1, इसमें n = अगर 1 रखेंगे आप, n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻1+1 यही होगा, ठीक है। 10⁻1 क्या होगा 10 ही होगा, प्लस क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है 11।
और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंकों का योग, मतलब अगर x y 2 अंकों की कोई संख्या प्राप्त हो रही है, इसके अंकों का योग मतलब x प्लस वाई जो है ये 2 होना चाहिए। तो अपने को संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 11। ठीक, अपने को संख्या 11 प्राप्त हो रही है, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो यहां भी जो है जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंकों का योग 2 है। ठीक है, n = 2 अगर हम लोग रखते हैं तो 10⁻²। तो यहाँ पे जो है n = 1 पे तो जो है संख्या का अंकों का योग 2 आ रहा है। 2 पे हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 10⁻² + 1। ठीक है, ये क्या आ गया, 101, मतलब 100 + 1 ये कितना आ जाएगा, संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 101। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 101 प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम लोग अंकों का योग देखें तो क्या है, 1 + 0 + 1 मतलब 2। तो यहाँ भी संख्या जो है वो इसके अंकों का योग 2 आ रहा है n = 2 रखने पर। सिमिलरली n = 3 रखने पर जो संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, 10³ + 1 1000 आएगा, +1 मतलब 1001। यहाँ भी अंकों का योग करें 1 + 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 रखिए तो ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ भी जो अंकों का योग करिएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 1 जो भी करिएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, इसके अंकों का योग भी क्या होगा, 2। तो अगर हम लोग ये देखें ध्यान से, सीरीज जो बन रही है n = 0 पे तो खैर 2 प्राप्त हो ही रहा था, बाकी जो भी संख्या प्राप्त हो रही है n की वैल्यू रखने पर, जो भी पूर्ण संख्या हम लोग रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो उस पे जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंकों का योग भी जो है वो 2 ही आ रहा है। तो जो ऑप्शन अपना दिया हुआ था दूसरा ऑप्शन, वो एक प्रकार से सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन अपने को यही दिया हुआ था ना, किसी पूर्ण संख्या n के लिए, तो हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या रखें, 0 रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखें, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके अंकों का योग क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि अंकों का योग 2 होना चाहिए। पहला सिर्फ केवल लिख दिया था इसलिए ये नहीं होगा। तीसरा केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक। किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसमें 0 तो इंक्लूड नहीं है ना, जो ऑप्शन है इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 के रखने पे भी जो है, 0 के रखने पे भी जो है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। समझ में आया, धनात्मक पूर्णांक बोल दिया मतलब 1 2 3 4 5 6 बोल दिया, और यहाँ केवल लिख दिया, तो केवल धनात्मक नहीं है, क्योंकि 0 रखने पे भी जो है वो 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगला है किसी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ भी आ जाती है। अब मान लीजिए परिमेय संख्या में 1/2 भी आ जाता है, और 10⁻n+1 में हम लोग रखें 10⁻1/2+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, 10⁻1/2 क्या हो गया, √10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो कोई संख्या ही प्राप्त नहीं होगी, मतलब कुछ भी रूट में इस प्रकार से होगा, उसकी वैल्यू जो संख्या प्राप्त होगी वो 2 तो नहीं ही होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल लड्डू टाइप का है, तो लड्डू आप लोग खा लीजिए। यूपी पीसीएस 2018। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई रूट के अंदर कोई संख्या है, ठीक है, अपॉन 19 = 4, तो ये संख्या प्राप्त करनी है। सिंपल सी बात है, तो संख्या जो भी है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो √x अपॉन 19 = 4। ठीक है, √x क्या हो जाएगा आपका 19 × 4। ठीक, तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी भी रूट में मान लीजिए √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही तो होगा। जैसे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, सिमिलर √2 है तो रूट जो है स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो √x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x, और 76 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू होगी, मतलब जो संख्या होगी वो यही होगी। तो मैंने निकाला होगा जो भी होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है मेरे को 5776 5776। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो कुछ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो मुझे एक्सप्लेन करने को है नहीं, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ये भी यूपी पीसीएस वाला क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट
अब मतलब जो भी है ये 4 संख्याएं इसको कूट कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसको सही उत्तर दीजिए। तो बेसिकली जो है इसमें आरोही क्रम में 4 संख्या दी है, √2, √3, √6 और ये आपका √5। ये पावर देखिए अंदर 4। तो सबका पावर आप चेक करिएगा, वैसे सब में रूट है एक प्रकार से, लेकिन सबके पावर देखिए डिफरेंट है। यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2 है। जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो अपने मन से जो है आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना, मतलब रूट है एक तरीके से। ये क्यूब रूट है, 3 है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आपने कल वाला लेक्चर कवर किया होगा तो कल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था ठीक ठाक, ठीक है। तो उसमें जो है ये आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, पावर को इक्वलाइज कैसे करते हैं, चाहे बेस को इक्वलाइज कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था। तो सिमिलर क्वेश्चन है और देखिए यूपी बीसीएस में पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से पूछा जाए, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को आइडिया नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं तो हो सकता है एग्जाम में काफी समय लग जाए और या तो सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। अब जैसे ये √2 है तो मैंने बताया कुछ नहीं है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, मतलब ये 2 होता है तो 2⁻1/2। तो √2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल है, मैंने कल बताया था। सिमिलरली √3 क्यूब को ये पावर जो है आपका एक प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट को एक प्रकार से 3⁻1/3। सिमिलरली √6 और यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और √5 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कल मैंने बताया था कि भाई कोई भी वैल्यू हो, मतलब रूट अंदर कोई संख्या हो, मान लीजिए a है और यहाँ बाहर n लिखा हुआ है, मतलब बाहर कुछ हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻1/n। तो वही काम है, ये a है, 5 जो है वो a है, बाहर n है, तो इसको हम लोग a⁻1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज जो मैंने कल बताई थी वही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने रीअरेंज कर दिया, कुछ मैंने नहीं किया, जैसा था √a(n) को मैंने सिर्फ रीअरेंज करके 8⁻1/n जो है हर जगह मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर मैं क्या करता हूं, मुझे आरोही क्रम में लिखना है या मुझे बताना है बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो मैं वही करूंगा, ठीक। तो मैंने कल आपको बताया था कि पावर को इक्वलाइज करना पड़ता है, पावर को इक्वलाइज करना पड़ता है। तो मैंने देखा भाई, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसे पावर इनके देखिए ध्यान से, अगर पावर देखिए, मेरे पास पावर 1/2 है, एक जगह 1/3 है, यहाँ पे क्या है 1/6 है और यहाँ पे क्या है 1/4 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, और मुझे इन सभी को किसी एक संख्या में परिवर्तित करना है। तो मुझे सिर्फ 12 ऐसा दिख रहा है, तुरंत मैं सोचूंगा कि भाई 12 से क्यों नहीं कन्वर्ट कर दें, क्यों 12 में करें। 2 को मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, 3 को मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, 6 को मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, और 4 को मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने किया, मैंने क्या किया कि सबको जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या था अपने पास, जैसे 2⁻1/6 था, मैं फिर से ठीक से बताता हूं। अपने पास था, मान लीजिए कि √2 था और यहाँ 6 था, तो मैंने इसको बताया कि इसको 2⁻1/6 के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने क्या कन्वर्ट किया, जैसे मैंने बताया कि अगर a⁻m है, कल मैंने बताया था n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻m×n, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने किया, मैंने इसको लिख दिया 2 मुझे 12 करना है, यहाँ पे 6 को 12 करना है, तो मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर कर दिया अंदर, और बाहर जो है 1/6 था। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में जो है सिर्फ √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻1/2, ठीक है। अब मुझे इसका 12 करना है। 12 कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो होगा 12। 1/12 कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को अपने अंदर जो है वो 6 के पावर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए ये जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2⁻1/2 लिख सकते हैं ना। अब ये इसके बराबर कैसे है ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि a⁻m⁴n, ठीक है, ये क्या होता है a⁻mn, ठीक है, ऐसा मैंने कल बताया था। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं 2⁻6 a⁻m⁴n, ठीक है, × 1/2⁻6।
तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2, और यही तो था 2 टू द पावर 1/2 ही तो है √2, तो √2 को ही हम लोग अरेंज करके रीअरेंज करके जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से कि भाई जैसे ये है तो इसको जो है हम लोग 2 टू द पावर 6 है अपॉन 1 टू द पावर 6 है, इसको हम लोगों ने जो है 1/12 के पावर में लिखने की कोशिश की है। तो बाहर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी 6 पावर चला गया, बाहर 1/12 आ गया, ठीक है, तो अंदर 2 पावर 6 चला गया, इसको 64 पर 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अंदर अपने को जैसे बाहर क्या था, ये यहां पे क्या दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था √3 और क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, और अपने को ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/3। अब अपने को यहाँ 12 चाहिए, 3 की जगह पे 12 चाहिए, तो 3 में से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर भी जो है क्या हो जाएगा 4 पावर आ जाएगा, तो वही मैंने लिखा है, ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था √6, यहाँ बाहर 6 लिखा था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 टू द पावर 1/6। अब यहाँ पे मेरे को 12 चाहिए, 1/6 जहाँ पे लिखा है वहाँ 12 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अंदर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 36 और पावर में 1/12, ठीक, तो यही लिखा हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन में दिया हुआ था √5 और यहाँ 4 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1/4 और मुझे यहाँ पे 1/12 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर भी 3 के पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 टू द पावर 1/12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आप देखिएगा कि भाई ये जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्राप्त हो रहा है, इसमें सभी के पावर जो है वो सेम है, सभी के पावर सेम है, तो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 125, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया 125, 81 ये दूसरा नंबर, 64 तो 125, 81, 64, 36 ये आरोही क्रम में मैंने लिख दिया। अब मैंने अब चूंकि क्वेश्चन में मुझे ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है अपने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी उसमें हमने कन्वर्ट किया है, हमने √54 को जो है 125 में कन्वर्ट किया था, उस क्रम में आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ था, इसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो वापस जो है उसको इस फॉर्म में जो है देख लेंगे भाई किसके इसको हमने क्या कन्वर्ट किया है, तो उसी को आरोही क्रम में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, कोई भी क्रम पूछे आप उसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि भाई क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, √841 और √3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, मतलब दो एक प्रकार से दे दिया कि √841 दे दिया, √3249 दे दिया और पूछ रहा है इसके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर याद होगा, मान लीजिए मैंने आपसे बोला भी था कि भाई कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही तेजी से हो, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर मुझे ये दिख रहा है, 841 जो है वो 29 का स्क्वायर है, तो √29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। जैसे √x का स्क्वायर क्या होगा x होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू 29 मुझे तो दिख गई, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है कि आप फैक्टर निकालिए, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अब 3249 है, इसका फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, मतलब फैक्टर निकालिएगा जब इसका 3249 का कि भाई ये किससे जा रहा है, किससे डिविजिबल है, तो 9 4 13 2 15 3 18, इसकी जो सम, इसका जो ऐड करने पे, इसको जोड़ने पे इसकी अंकों को 18 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो ये प्राप्त होगा। फिर देखिए 8 3 11 1 12, फिर 3 से डिवाइड होगा, इसके अंकों का योग 12 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो भी है इस तरह से फैक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 361 जो है वो 6 7 3 10, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ठीक है, ना 8 से जाएगा,
तो फाइनली ये 19 से ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली जो है ये 19 19, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 19 × 19, ठीक है। इसके फैक्टर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है, मैंने जो है इसके फैक्टर को जो है ये लिख दिया √3 × 3 × 19 × 19, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बेसिकली 3² × 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है बाहर ले आइए, तो बाहर आएगा तो 3 × 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 57, ठीक। तो आपको आइडिया लग गया होगा ये 57 है। नहीं तो अगर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप स्मार्ट हैं, अगर आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो इसको और आसानी तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब √3249 आपके एग्जाम में आ गया, तो इसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आपको इतना तो आइडिया होगा कि भाई 60 का स्क्वायर 3600 होता है, इतना तो आपको आइडिया होगा कि भाई आप लमसम जो है 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है, इतना आपको आइडिया होगा। तो मतलब ये 3249 है, मतलब जो है ये कहीं आसपास है, मतलब जो है ये 60 के कोई आसपास की संख्या है जिसका स्क्वायर जो है वो 3249 है, ठीक है। 55 का देख लेते हैं, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो मुझे लिखना होगा तो मैं तो लिख दूंगा 5 × 1 = 6 = 30, मेरे ख्याल से ये होगा 55 का स्क्वायर, ठीक है। 55 का स्क्वायर वो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 30 × 25, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है, ठीक। अब देख लीजिए कि अगर ये 60 का स्क्वायर जो है वो 3600 हो रहा है और 55 का स्क्वायर जो है वो 30 × 25 हो रहा है, ठीक है। अब ये 55 और 60 के बीच में, 55 और 60 के बीच में कोई संख्या है जो कि 3200 है, यहाँ 3000 के आसपास है, यहाँ 3600 है। तो 55 60 के बीच में कौन कौन सी हो गई, 56 हो गई, 57 हो गई, 58 हो गई और 59 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, अंतिम में 6 आएगा, ये तो होगा नहीं। 7 का लास्ट में 9 आएगा, 7 × 7 = 49 होता है ना, ये हो सकता है। 8 का लास्ट में 58 × 58, लास्ट में 4 आएगा 64, और इसका भी क्या हो जाएगा, लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक आसान तरीका है करने का। बाकी जो है फैक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसानी है, ठीक है। तो आई थिंक जो है ये जो है इसका, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर आपसे नहीं पूछा है कि रूट इसका निकालिए, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि √841 जो है इसको 29 लिख सकते हैं और √3249 मैंने निकाल दिया 57, ठीक है, इतना तो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 29 और 57, 29 और 57 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो या तो आप 29 से लेकर 57 के बीच की प्राकृतिक संख्या काउंट करिए, या एक सिंपल सा बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है कि भाई कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, छोटी संख्या जो है a है और b है, ठीक है, इसके बीच की संख्या अगर पूछ ले इसके बीच में कितनी संख्या है, बस सिंपल सा ध्यान रखिए b - a - 1। एग्जाम्पल तो बताता था, मान लीजिए कि मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूं तो आप समझ सके। आप मान लीजिए मुझसे पूछते हैं 2 और 11 के बीच में कितनी संख्या है, मतलब 2 और 11 के बीच में कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आप सो रख दीजिए 11 - 2 - 1। ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो इसको 11 - 2 - 1, ठीक है, तो 9 - 1 8। इसके बीच में जो है 8 संख्या है, कैसे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको काउंट कर लीजिए 8 होगा, ठीक। इसके मध्य पूछ रहा है, मध्य मतलब जब मध्य पूछे तो 2 और 11 काउंट नहीं होगा, 2 और 11 के मध्य अगर पूछ रहा है इसके मध्य में कितनी संख्या है, तो जो पहला नंबर है दूसरा नंबर है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो सिमिलरली आपसे पूछा गया कि भाई 29 और 57 के बीच में कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, 57 - 29 - 1, ठीक है, ये आ जाएगा 28, ठीक। तो ये जो है एक आसान सा सवाल था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 में पूछा था, आसान सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि a = √0.25, ये भी देखिए यूपी पीसीएस 2014 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग इसमें गलती, अच्छे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन गलती करने की चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। कैसे समझाता हूं मैं आपको, जैसे a की वैल्यू दी हुई है √0.25, b की वैल्यू 0.25 दी हुई है, c की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और जो d की वैल्यू है वो 0.05 दी है, ठीक है। तो ये वैल्यू a b c d इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है।
तो अपने को जो है बताना है कि इसको आरोही क्रम में लिखना है, या कुछ भी बोल दीजिए, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो अपने को आरोही क्रम में लिखना है। तो कुछ नहीं किया मैंने, a की वैल्यू √0.25 दी थी, ठीक। अब बेसिकली जो है √0.25 जो है, इसको आप 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको जो है 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। अंडर रूट में है तो मैंने बताया अंडर रूट x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। 0.5, ठीक। तो मैंने वही किया, रूट 0.25 जो है मुझे 0.5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 0.5 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? x होता है। सिमिलरली b की वैल्यू 0.25 दी है, तो यहाँ रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपली मैंने लिख दिया। c की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर दी है, तो मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, इतना मुझे पता है। यहाँ पे चूंकि 2 दशमलव पे हैं तो 4 पे लगेगा, तो 0.0625 जो है ये 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जिनको थोड़ा मुश्किल होता है करने में, ठीक है। तो इसको जो है हमने ऐसे लिख दिया 0.065, और d की वैल्यू जो है वो सिंपली 0.05 दी हुई है। और अपने को जो है दशमलव में दिया हुआ है। काफी लोगों को डेसिमल में जब भी आता है ना, दशमलव में जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, उनको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी संख्या, छोटी संख्या समझने में बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है काफी लोगों की समस्या हो, मुझे देखना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। a सबसे बड़ा है, फिर b सबसे c, फिर d, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जिनको समस्या आती है उनको मैं बताता हूँ, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब में आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी संख्या में कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए किसी एक में किया किसी दूसरे में नहीं किया। सब में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.625 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। अब तो आप देख लीजिएगा, 5 सबसे बड़ा है, फिर 2.5, फिर 0.6, फिर 0.5, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। तो बेसिकली जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2014 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है और इसमें मैंने लिखा नहीं है कौन से, लेकिन ये यूपी पीसीएस में जो है ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है कौन से साल पूछा गया है। तो बेसिकली a/3 b/4 c/7, a/3 जो है वो b/4 के इक्वल टू है, और b/4 जो है वो c/7 के इक्वल है, और पूछ रहा है a + b + c/c। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 लाइन में ये क्वेश्चन या 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो है a/3 b/4 c/7 जो है आपस में बराबर है। तो मान लिया बराबर है, तो आपस में मैंने इसको मान लिया कि इक्वल टू x, ठीक है। ये आपस में इक्वल टू है, इक्वल है, इनको मैंने x मान लिया। तो मैंने क्या मान लिया? ये जो है वो x के बराबर है, ठीक है। अब देखिए a/3 जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है, जो कि मैंने मान लिया है, ठीक है। तो a/3 जो है वो x के बराबर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x आ जाएगी। सिमिलरली b/4 जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो b/4 जो है वो x के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4x आ जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी है? 4x। सिमिलरली c/7 जो है x के बराबर, तो c की वैल्यू 7x आ जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने किया, मैंने लिख दिया, ठीक। अब मुझे ये पूछ रहा है a + b + c/c, ये मुझे पूछ रहा है, कुछ नहीं किया, जो भी a b c की वैल्यू है वो मैंने रख दी। a b c की मैंने वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 3x, b की 4x और c की 7x। नीचे c है तो c मैंने 7x रख दिया, ठीक। ऊपर मैंने ऐड कर दिया 7 4 11 3 14, तो 14x। नीचे जो है 7x, x कैंसिल। तो a + b + c/c की वैल्यू पूछ रही थी, वो निकल गया 2, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया हो कि कैसे करना है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल जो है आपका यूपीएससी 2022, मतलब जो ये पिछला पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा है, लड्डू सा है। बस थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं कि डराने की कोशिश की जाती है। एग्जामिनर जो है सोचता है कि भाई कैसे क्वेश्चन को देख के ये बच्चा डर जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश ही ना करे, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतनी बार x लिख दिया है, x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकेंड में कुल कितने सेकंड है, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि भाई 2 दिन में कितने सेकंड है, 2 दिन या 4 दिन में कितने सेकंड है, फिर तो आप स्मार्ट हैं, आप जानेंगे भाई 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 दिन में निकालना हो क्या करेंगे?
2 इंटू 24, 24 घंटा इंटू कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 कर देंगे, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इंटू 60 सेकंड कर देंगे। तो आपको ऐसे पूछ दिया जाए भाई कि 2 दिन में मुझे बताओ, तो आप क्या करेंगे, 2 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट, 60 मिनट में जो है आपका 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली ये काम कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाते हैं और 24 घंटे और 2 दिन, तो ये 2 दिन का आपसे पूछे तो आसान है। लेकिन यहाँ पे भाई एक्स लिख दिया हर जगह, एक्स सप्ताह, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने मुझसे पूछ रहा है कि भाई एक्स सप्ताह प्लस एक्स दिन प्लस एक्स घंटे प्लस एक्स मिनट प्लस एक्स सेकेंड, मतलब टोटल एक्स सप्ताह है प्लस एक्स दिन है प्लस एक्स घंटे हैं प्लस एक्स मिनट है प्लस एक्स सेकेंड है, इसमें टोटल कितने सेकेंड है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स सप्ताह एक्स, तो इसको क्या एक्स मैंने बाहर ले लिया, मान लीजिए 14 सप्ताह है, 14 फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, एक्स की वैल्यू 10 ले लीजिए। ठीक है, तो 10 सप्ताह, 10 दिन, 10 घंटे, 10 मिनट, 10 सेकंड, मैंने इसे मान लिया कि भाई 10 सप्ताह है, 10 दिन है, 10 घंटे हैं, 10 मिनट है, 10 सेकंड है। ऐसा मुझसे क्वेश्चन में पूछा जाता तो मैं क्या करता, 10 को मैं बाहर ले लेता, 10 कॉमन है ना सब में, सिमिलरली x कॉमन है तो x मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, तो सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड ये सभी आ गए। ठीक है, अब चूंकि सबसे बड़ी यूनिट जो है वो सप्ताह है, यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट, और सबसे छोटी यूनिट मुझे क्या दिख रही है, सेकेंड, तो मैंने क्या किया, सभी यूनिट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक दिन में 24 घंटे, उसके अलावा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मैंने क्या किया, एक सप्ताह को, मतलब सप्ताह होता है उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली एक दिन को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 1 मिनट को मैंने सेकंड में कर दिया, और सेकंड चूंकि एक सेकंड है तो 1 सेकंड को मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और चूंकि ऐसे x है टोटल तो मैंने x बाहर ले रखा है। तो बस कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में इसमें जो कहिए कि कैलकुलेशन में हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लग जाए। ठीक है, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है एक प्रकार से, लेकिन अगर कैलकुलेशन करिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो है वो पक्का आएगा, और 2.5 नंबर जो आपको यूपीएससी देती है क्वेश्चन पे सीसेट में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस लेंदी कैलकुलेशन था, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, अब यूपीएससी फिर इस प्रकार से डराने की कोशिश करती है, ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछी थी। ठीक है, अब जैसे देखने से लग रहा है पता नहीं क्या दे दिया है, x समझ में आता है, y समझ में आता है, और भाई ये क्या है, ये ऐसे यूपीएससी पूछ दिया, गोला है, गोले के अंदर इस तरह क्रॉस लगा हुआ है। तो यूपीएससी जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है और कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रकार से दे दिया है, मतलब एक प्रकार से संख्या है, समझिए ये कोई 1 डिजिट या 1 अंक की एक संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है, ये भी कोई 2 अंक की संख्या है, ये कोई 2 अंक की संख्या है, और ये भी 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। इसमें दिखाया है भाई कि 1 अंक की कोई संख्या है, 2 अंक की, 2 अंक की, इन सभी का जो एडिशन है वो कोई 3 अंक की संख्या है। 3 अंक की ऐसी संख्या है जिसके शुरुआत में 1 है और बाकी 2 डिजिट जो है वो सेम है तभी तो दोनों डिजिट को इस प्रकार से लिखा है। अगर सेम नहीं होते, हो सकता है यहाँ x होता, यहाँ कुछ y होता, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, कि भाई एक प्रकार से एक साइन दे दिया है x और y की जगह पे, तो हम भी स्मार्ट है ना भाई, हम क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग x मान लेंगे। दिक्कत क्या है, अब इस साइन को देख के इरिटेशन हो रही है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो इसी को हम लोग वापस लिख देते हैं, x प्लस 1x प्लस 5x प्लस xx प्लस x1 और प्लस 1xx। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी को जो है इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको कोई भी 2 अंकों की संख्या है, मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या x y है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको जो है मिट जाएगा, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी 2 अंकों की संख्या x y है, इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली कोई 2 संख्या yx है, उसको हम लोग 10y प्लस x लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ये सभी आपको 2 अंकों की संख्या दिख रही है ना, इसको मान लिखना है 1x को, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस एक्स, 10 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, सिमिलरली 5x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
10 इंटू 5 प्लस एक्स, इसी फॉर्मेट में x x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस एक्स, और ये x1 है तो इसको हम लोग 10 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। और ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या मान लीजिए x y z है, मैंने बताया था इसको लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस z, यहाँ पे x दिया हुआ है तो x। तो बस वही फॉर्मेट जो है वही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो सवाल बहुत आसान सा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है उसकी वैल्यू x मान ली, मुझे ये संख्या मिल गई, एक प्रकार से दिख रहा है कि भाई ये संख्या, इसके अंकों, इसके जो बेसिकली संख्या का योग है वो कोई 3 डिजिट की संख्या है। तो मैंने जो है इनको जो है अरेंज कर दिया, इनको अरेंज करने पे जो है इस प्रकार से 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखने पे ये संख्या प्राप्त हो रही है। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें, उसमें जो है बेसिकली फिर आपको ऐड कर दीजिए 10 प्लस एक्स, यहाँ 50 प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस 10x प्लस 10x, तो 24x प्लस 61 लेफ्ट साइड बचेगा, और राइट साइड जो है आपका 11x प्लस 100 बचेगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 11x उधर चला जाएगा तो क्या 13x इक्वल टू 39, x की वैल्यू जो है वो 3 है, और x हमने माना किसको था, हमने इसी साइन को तो x मान लिया था, तो वो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट अगर लगता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। मान लीजिए किसी का स्लो कैलकुलेशन है उसको भी 2 मिनट में सॉल्व हो जाता, उतना तो समय होता ही है, लेकिन इसमें 2.5 नंबर यूपीएससी आपको दे देती, ठीक है। तो देख रहे हैं यूपीएससी का 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ देख के ऐसा लगता है कि ये मुश्किल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कि पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 किलो है, ठीक है। पानी से भरे कोई बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन है, आपके बाथरूम में बेसिकली ऐसी बाल्टी होती होगी, तो इसमें बेसिकली पानी है, ठीक है। तो इसका भार जो है वो 40 किलो है, तो 40 किलो जो है ये पानी प्लस बर्तन, मतलब बर्तन का भी तो वजन होता है, ठीक है। तो पानी और बर्तन दोनों का वजन मिला के जो है वो 40 किलो है। तो जो बर्तन है जिसमें पानी रखा है उसका, और जो पानी उसमें रखा है उसका, दोनों का वजन मिला के 40 किलो। यदि यह 1/3 भरा हो, मतलब पानी अगर कम हो गया, उसे पानी निकाला गया, तो मान लीजिए कि पहले इतना पानी था, वापस जो है 1/3 मतलब यहीं तक रह गया, ठीक है। तो 1/3 हो तो पानी का भार जो है कम होकर टोटल 20 किलो, मतलब बर्तन और पानी, तो इसका भार जो है वो 20 किलो हो जाता है, ठीक है। तो खाली बर्तन का भार पूछ रहा है, तो पहले जब पानी भरा हुआ था तब 40 किलो, जब 1/3 होता है तब 20 किलो, और उसके बाद पूछ रहा है कि खाली बर्तन का भार, मतलब जो बाल्टी है, जो बर्तन है, उसका भार बताइए, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा 1 लाइन का क्वेश्चन है ये भी। बस इसमें मान लीजिए कि पानी के बर्तन का भार x है और बर्तन के पानी का भार y है, मतलब जो बर्तन है जिसमें पानी रखा है, बर्तन का भार x है और बर्तन में जो पानी है उसका भार y है, ठीक है। ये आपने मान लिया, ठीक। अब x प्लस वाई 40 है, जैसा कि बोला कि पानी से भरे एक बर्तन का भार, मतलब ये जो भार बताया गया 40 किलो, इसमें पानी भी है और बर्तन भी है, ठीक है। तो x प्लस वाई जो है वो 40, सिंपल से मैंने रख दिया। फिर क्या बोल रहा है, इसका जो है 1/3 पानी जब भरा हो, तो पानी 1/3 भरा हो, तो पहले पानी का भार y था, अब 1/3 हो गया तो मैंने y/3 कर दिया। बर्तन का भार तो कम हुआ नहीं, बर्तन तो वही है, तो x प्लस y/3। अब भार कितना है 20। बस 2 इक्वेशन है, इनको बस सॉल्व करना है। x की वैल्यू जो है वो 40 माइनस y जो है वो रख लीजिए, तो x की वैल्यू जो है 40। बाकी जिनको वो पता है इक्वेशन सॉल्व करना, वो तो इस प्रकार से कर सकते हैं, सिंपली यहाँ एक लाइन खींचिए, यहाँ माइनस 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 कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y/3 इक्वल टू 20। जिनको ये आता है वो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आसान तरीका, जिनको एक प्रकार से जिनको आदत नहीं है सॉल्व करने की, वो x की वैल्यू 40 माइनस y जो है यहाँ पे रख दीजिए। तो x की वैल्यू जो है वो 40 माइनस वाई यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको y निकल जाएगा, ठीक है। y निकल जाएगा तो यहाँ पे x की y की वैल्यू रख दीजिएगा तो x निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, तो वही मैंने किया। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 30 kg आ गई और x की वैल्यू 10 kg। तो y हमने क्या माना था, पानी का भार, तो पानी का भार जो है वो 30 किलो है और जो बर्तन है उसका भार जो है 10 किलो है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस 2017, पिछला क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था, ठीक है। अब ये यूपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, 9 टाइम्स,
जितना भी पुत्र का उम्र है उसके 9 गुनी उसकी उम्र पिता की है, ठीक है। और उनकी माता की उम्र कितनी है, उसकी 8 गुनी, मतलब जो पुत्र है उसके 8 गुनी जो है उसके माता की उम्र है, ठीक है। बोल रहा है पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है। तो इस प्रकार से जो भी एज वाले सवाल होते हैं या उसकी उम्र उससे इतनी अधिक है वो एक्स और वाई मान के इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बोला है पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, ठीक है। देखते हैं, पुत्र की उम्र पूछ रहा है तो पुत्र की उम्र पता नहीं है तो एक्स मान लीजिए, तो वही मैंने किया, पुत्र की उम्र मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब चूंकि बोला है कि पिता की उम्र जो है वो 9 गुनी है तो 9x हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है माता की उम्र 8 गुनी है तो मैंने 8x मान लिया। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि माता और पिता के उम्र का योगफल 51 है, मतलब माता और पिता के उम्र का योगफल जो है वो 51 है। 9x + 8x जो है वो 51 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस 17x = 51, x की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 आ जाएगी। x हमने क्या माना था, x हमने पुत्र की उम्र माना था, ठीक है। तो यहाँ पुत्र की उम्र निकल जाएगी, ठीक। आसान सा सवाल। अब ये वाला सवाल जो है हमने कल कराया था ये वाला सवाल, तो आपको ध्यान होगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा किसमें गया है, MPPCS। तो क्वेश्चन जो भी अच्छा हो भाई कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी PCS में पूछा जाए, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाला जो अंश है, मतलब जो न्यूमरेटर है, वो आपको दिख रहा है 0.9 × 0.9 × 0.9 - 0.4 × 0.4 × 0.4। इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि भाई ये 0.9 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 0.4 का क्यूब लिखा हुआ है। तो a³ - b³ के फॉर्म में ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर क्या है, a × a क्या है, a², 0.9 × 0.9 a², ठीक है। ये क्या है, ab + b²। तो अंश जो है वो a³ - b³ के फॉर्म में लिखा हुआ है और जो हर है वो a² + ab + b²। ये फॉर्मूला कौन सा आपको याद आता है, आपको ये फॉर्मूला याद आता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, a³ - b³ = a - b × a² + ab + b², ठीक है। तो आप जो है ये फॉर्मूला ध्यान अगर आपको होगा तो ऊपर क्या है, a³ - b³, नीचे है a² + b² + ab। तो बस ऊपर मैंने a³ - b³ को क्या लिख दिया, a - b × a² + b² + ab, ठीक है। तो ये जो है सेम जो है पूरा का पूरा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर a² + b² ab है, नीचे a² + b² + ab है, बचेगा क्या, 0.4। तो ये जो है बेसिकली 0.5 है। जिनको ये बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, जिन्होंने एक दो क्वेश्चन भी ऐसे कर रखे होंगे, ऐसे भाई इसको बस पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली ऑप्शन को टिक मार देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। लेकिन देखने में बताइए कि कोई भी इसको देखेगा तो उसको लगेगा भाई कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन है बहुत इजी सा लड्डू, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया यूके PCS, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। तो बेसिकली उसमें पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका यूपीएससी और PCS दोनों में पूछा जा सकता है। और ये देखने में क्वेश्चन लगता है भाई पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन है कुछ नहीं, लड्डू है, ठीक है। देखिए क्या है, √42 + √42 पता नहीं कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक कैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लिमिट दिया हुआ नहीं है, ऐसे ऐसे चला जा रहा है ये, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान निकालिए। मैंने इसकी वैल्यू x रख दी, मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू जो है x रख दी, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, अब समझिए, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया √42 + x। अब हो सकता है काफी लोगों के समझ में नहीं आया ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं समझाता हूं कैसे ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। इक्वल टू मैंने x मान ली, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, x है, ठीक है। अब इसमें से जो है, इसमें से मैं इतनी की वैल्यू x लिखा हुआ हूं यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहला वाला मैंने छोड़ दिया, बाकी जो सीरीज चल रही है वो x रख लिया। अब समझिए, इसको मैं वापस ऐसे लिखता हूं, √42 + √42 + √42, ठीक है। और ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो आपको इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, कोई डिफरेंस ही नहीं है। चाहे आप फिर इसको अलग से लिख दीजिए, यहां से जो भी लिखेंगे वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है ना, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ फाइनाइट वैल्यू होती, यहाँ पे ये फाइनाइट होती, यहाँ तक ही होता, फिर तो अंतर होता। फिर तो मान लीजिए √42 + √42 + √42, फिर तो बेसिकली जो है इसकी वैल्यू √42 + √42 से अलग होती, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे सीरीज जो है, यहाँ पे सीरीज जो है
यहाँ पे सीरीज इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप चाहे इसको अलग कर लें, जो भी अलग करिएगा वो इसी के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। तो सिमिलरली जो है मैंने इसको जो है टोटल के बराबर मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू x मान ली, और मैंने x इसकी वैल्यू मानी ही थी, तो यही x जो है वो ये x है, ठीक है बस। तो इस इक्वेशन को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू √42 प्लस x। इसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, इसको बस स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 42 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 42 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने सॉल्व किया भी है। जिनको फैक्टर्स निकाल के करने आता है वो इस प्रकार से कर ले, नहीं तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से कर लीजिएगा, जब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है -42, बस सिंपली इसमें रखिएगा, आपको जो है x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो एक ये तरीका है, तो बहुत ही आसान सवाल था, आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते तो बहुत ही आसान से। x की वैल्यू 7 आई है, ठीक है, x की दो वैल्यू एक्चुअली आई है, x की वैल्यू -6 भी आई है और -7 भी आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू -6 कैसे हो सकती है, रूट के अंदर जो है कोई पॉजिटिव संख्या है, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव संख्या है, उसकी वैल्यू माइनस नहीं आ सकती ना, सिंपल सी बात है, रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव है उसकी वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, माइनस तभी होगी जब बाहर यहाँ पे माइनस लगा हो, तो -7 तो होगा ही नहीं, जो 6 आया है वो होगा, ठीक है, तो सॉरी -6 होगा नहीं, 6 7 जो आया वो होगा। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से अधिक है, तो अंश के 2 गुने से अधिक है ना, तो अंश को हम x मान लेते हैं, ठीक है। भिन्न का हर जो है वो अंश के, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से अधिक है, तो हमने जो अंश है उसको x मान लिया, हर क्या है 2 गुने से अधिक है, यूपी पीछे से पूछा जा चुका है, यूपी पीछे से क्वेश्चन है ये, तो हर जो है वो 2x + 1 हो जाएगा। तो भिन्न क्या होता है, अंश अपॉन हर, अंश x है, हर x अपॉन 2x + 1, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब मेरे ख्याल से होता है कि पलट दो, ठीक है, तो जो भी मान लीजिए 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 2/1 हो जाएगा, ठीक है, पलट दो, तो पलट दिया मैंने, तो इसका व्युत्क्रम जो है उसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको अगर हम लोग व्युत्क्रम करें, यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न और व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम ये हो जाएगा, ये अगर भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम जो है पलट दिया ये हो जाएगा, इसका जो योग है वो ये दिया हुआ है, ये तो आपको निकालने आता ही होगा, जिनको नहीं आता उनको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2 × 16 + 21 है, एग्जाम्पल में छोटा लेता हूँ, 3 ये ऐसे लिखा हो, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 3, ठीक है, और ऊपर से कर दीजिए 8 × 3 = 24 4 28, ठीक है, अपॉन 8, ठीक है। तो वही मैंने किया, 21 42 42 16 58 58 21, ठीक है, इस प्रकार से जो कर सकते हैं आप, तो 21 का 2 से कर दीजिए, 42 42 और 16 58 58/21, ठीक, इस प्रकार से जो है इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब ये जो है इसके बराबर है, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इक्वेशन भले इसमें सॉल्व करना मुश्किल हो, इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये आसान सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आप रख दीजिए 2x, तो हर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो अंश जो है वो x है, हर जो है 2x + 1 है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो था कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी जो है ये आसान सा सवाल था, तो ये आपका यूपी पीछे से पूछा जा चुका था। तो आप लोग जो है बेसिकली आज 4th लेक्चर कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो हम लोग के स्ट्रेटजी आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली जो है जो भी चैप्टर्स होते हैं उसको समझा के उसके बाद उस पर रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।